बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ब्रुकफील्ड ऑनलाइन क्लासेस में आपको खुशामदीद कहा जाता है। आज हम लेक्चर नंबर 11 में फ़िज़िक्स का जो चैप्टर हमने 16 स्टार्ट किया हुआ है उसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, RLC सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट। ठीक है जी, तो ये इम्पॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड हमने RLC पैरेलल रेजोनेंस सर्किट भी देखना है, तो इनमें थोड़ी सी सिमिलैरिटी भी है, यानी कि अगर आप सीरीज़ वाला अच्छे तरीके से समझ लेते हैं और फिर आपको पैरेलल समझने में मुश्किल नहीं होगी। तो चैप्टर नंबर 16 का इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और ये हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर है। इसके बाद हमारा आखिरी लेक्चर होगा इस चैप्टर का, और उसके अंदर हम चैप्टर को एंड कर देंगे और फिर हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 17 की तरफ मूव करेंगे। तो सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट है, इसको हम RLC सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट भी बोलते हैं। RLC भी लिख सकते हैं, RLC ना भी लिखें तो अंडरस्टूड है कि ये इसमें तीनों फैक्टर्स अटैच होंगे। तो इसमें हमारे पास जो है सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट या RLC सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट, जैसा कि नाम से भी जाहिर किया गया है कि इसके अंदर हमारे पास तीन कंपोनेंट होंगे, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, यानी कि रेजिस्टेंस हमने अटैच करनी है, इंडक्टर अटैच करना है और कैपेसिटर अटैच करना है, और तीनों को सीरीज़ में अटैच करना है। और सीरीज़ में अटैच करने के बाद उसमें करंट और वोल्टेज का बिहेवियर चेक करना है और उसकी वेक्टर डायग्राम बनानी है। तो ये हमारे पास एक सर्किट है, जिसके अंदर ये हमारे पास AC सप्लाई हमने जो प्रोवाइड की है इसे, इसके अंदर सीरीज़ में तीन कंपोनेंट अटैच हैं, रेजिस्टेंस R, इंडक्टेंस L और कैपेसिटर C। ठीक है, तो जैसे ही हम इसको AC सप्लाई प्रोवाइड करते हैं तो इनका बिहेवियर हमने पहले पढ़ा हुआ है कि हर कंपोनेंट के अंदर जब AC क्वांटिटी फ्लो करती है, करंट हो या वोल्टेज हो, तो वो इसमें कौन सी चीज़ लीड करती है, कौन सी चीज़ लैग करती है, वो हमने डिटेल से पहले पढ़ा हुआ है। हमने इससे पहले RC के बारे में पढ़ा, RL के बारे में पढ़ा। इन तीनों के लिए अलग अलग से भी हमने देखा कि जब हमारे पास रेजिस्टेंस होती है तो उनमें दोनों चीज़ें इनफेज होती हैं। जब कैपेसिटर आ जाता है तो उसमें करंट जो है वो लीड करता है और वोल्टेज लैग करते हैं, और जब इंडक्टर आ जाता है तो वहाँ पर पोटेंशियल लीड करता है और करंट जो है वो लैग करता है। ठीक है, तो अब हमने इन तीनों को सीरीज़ में अटैच किया, तो सीरीज़ में अटैच करने का मतलब ये है कि तीनों का बिहेवियर हमने इकट्ठे चेक करना है। अच्छा, तो यहाँ पर आपने एक बात नोट करनी है, वो ये कि रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटर जो है ये तीनों सीरीज़ में अटैच हैं। तो सीरीज़ में जब दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट अटैच होते हैं तो उनमें करंट की मिकदार सेम रहती है, यानी कि करंट हर कंपोनेंट के अंदर सेम फ्लो करेगा। तो करंट इसके अंदर भी वही होगा, इसके अंदर भी वही होगा और इसके अंदर भी वही होगा। ठीक है, तो करंट की वैल्यू सेम रहेगी। जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती उसको हम एज अ रेफरेंस पॉइंट कंसिडर करते हैं। तो रेफरेंस इसका मतलब है कि करंट होगा, जैसे हमने प्रीवियस दो लेक्चर के अंदर किया था। तो इसका मतलब है कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा, उसको हम VR का नाम देंगे, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा उसे VL का नाम देंगे, और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा उसको हम VC का नाम देंगे। तो अब ये जो इन तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल चेंज आना शुरू हो जाएगा। पोटेंशियल चेंज को हमने मेजर करना है इसके अंदर और देखना है कि किस पॉइंट पे किसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, किस पॉइंट पे किसकी वैल्यू कम होती है। ठीक है, और एक बात आपने और याद रखनी है यहाँ पर कि सीरीज सर्किट जो होता है वो हमेशा पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट होता है। अगर आपने सारे कंपोनेंट सीरीज में अटैच किए तो उसका मतलब है कि वहाँ पे पोटेंशियल चेंज को मेजर करेंगे, और अगर पैरेलल आपने अटैच किए हैं तो वहाँ पर जो करंट चेंज होगा उसको मेजर करेंगे। तो अब हमने यहाँ पे इसको अटैच किया। अब जैसे ही हम इसको पावर सप्लाई अप्लाई करेंगे, यानी कि यहाँ से स्विच इसका क्लोज करेंगे, तो करंट यहाँ से फ्लो करना शुरू हो जाएगा। करंट यहाँ से फ्लो करेगा, रजिस्टर के अक्रॉस जाएगा। रजिस्टर के अंदर जाने के बाद हमें पता है कि जो हमारा रेजिस्टिव सर्किट होता है उसके अंदर करंट और वोल्टेज जो है इन फेज होते हैं। इन फेज का मतलब है कि दोनों एक ही लाइन में आएंगे। तो अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रा कर दूँ, इधर ड्रा कर दूँ, तो ये इसकी करंट केवल लाइन ये बनेगी, ये रेफरेंस पॉइंट है, और इसी लाइन के ऊपर आपका पोटेंशियल आ जाएगा इसका, क्योंकि दोनों इन फेज होते हैं। ठीक है जी, अब उसके बाद जब करंट इसके अंदर से गुजरेगा इंडक्टर के अंदर से, और हमें पता है कि इंडक्टर के अंदर जो पोटेंशियल है वो लीड करता है और करंट जो है वो लैग करता है। तो लीडिंग पोटेंशियल जो है वो इस तरफ को आता होता है, तो इसकी ये वाली लाइन रिप्रेजेंट की जाएगी, और करंट की ये वाली लाइन, ये वाली पोटेंशियल वाली लाइन है VL की, और ये वाली करंट की लाइन है I की। ठीक है जी, इसी तरह अगर हम कैपेसिटर के बारे में देखें तो उस केस में
अब जब करंट इसके अंदर से फ्लो करेगा तो हमने ये इसका बिहेवियर पढ़ा हुआ है कि कैपेसिटर के अंदर हमेशा जो करंट है वो लीड करता है और वोल्टेज जो है हम लैग करते हैं। तो लैगिंग वाला जो होता है पार्ट उसको हम डाउनवर्ड रिप्रेजेंट करवाते हैं इस तरफ को, यानी कि इस तरफ को आ जाएगा, और करंट जो है वो लीड कर रहा है तो वो इस तरफ को आ जाएगा। तो ये वाला जो पार्ट बन गया आपका ये VC बन गया, ठीक है जी। तो अब हमने ये देख लिया कि इसके अंदर जो आपके पास पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा था इंडक्टर के अक्रॉस है वो अपवर्ड है, और जो कैपेसिटर के अक्रॉस आ रहा है वो डाउनवर्ड आ रहा है, ठीक है। तो अब जरा इसको हम यहाँ से देख लेते हैं। कंसीडर एन RLC सीरीज सर्किट विच इज एक्साइटेड बाय एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स हुज फ्रीक्वेंसी कैन बी वेरीड। ये हमारे पास तीन कंपोनेंट जिसको हमने एक सोर्स के साथ अटैच किया और जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो वेरी करेगी, क्योंकि हमें पता है कि AC सोर्स है और इसी सोर्स की जो वैल्यू है वो चेंज होती रहती है। इट कैन बी सीन फ्रॉम द इम्पिडेंस डायग्राम द इंडक्टिव रिएक्टेंस। हमने इस डायग्राम से देखा कि XL जो है वो किसके बराबर होता है, ओमेगा L के बराबर होता है, और XC जो है वो हमें पता है 1/ωc के बराबर होता है, डायरेक्टेड ऑपोजिट टू ईच अदर। तो ये डायग्राम से भी आपको नजर आ रहा है कि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गए हैं। अब यहां से सर्किट में हमें इस बात को कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इसमें ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर तो हम कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं तो कैपेसिटर उस वक्त यहाँ पर एनर्जी अपने अंदर स्टोर कर रहा होगा, उस वक्त इंडक्टर जो है वो एनर्जी रिलीज कर रहा होगा, क्योंकि हमें पता है कि ये दोनों ऐसी डिवाइसेस हैं जो कि एनर्जी को स्टोर कर सकती हैं। तो सेम टाइम पे एनर्जी को रिलीज, सेम टाइम पे एनर्जी को स्टोर दोनों नहीं करेंगी, एक टाइम पे एक एनर्जी को स्टोर कर रही होगी, दूसरी रिलीज कर रही होगी। तो अगर कैपेसिटर चार्ज अप हो रहा है इसका मतलब है कि ये इंडक्टर एनर्जी रिलीज कर रहा है और ये एनर्जी गेन कर रहा है, और अगर कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है इसका मतलब है कि इंडक्टर जो है वो एनर्जी को स्टोर कर रहा है और कैपेसिटर जो है एनर्जी को रिलीज कर रहा है। तो दोनों एक दूसरे के साथ बराबर हो जाएंगे। when the frequency of source is very small, XC is equal to 1/ω। अच्छा, अब इसके अंदर आपने इसके दो केस बना लेने हैं। वैसे तो तीन केस बनते हैं इसके, आपने इसके अंदर दो केस बना लेने हैं। पहला केस है कि अगर आपने इस पूरे सिस्टम को लो फ्रिक्वेंसी पे ऑपरेट कर रहे हैं, लो फ्रिक्वेंसी पे, क्योंकि आप फ्रिक्वेंसी क्या कर रही है, वेरी कर रही है, तो इसमें लो भी हो सकती है वैल्यू, हाई भी हो सकती है, और मिडल वाली भी आ सकती है। अगर हम लो फ्रिक्वेंसी पे देखें तो लो फ्रिक्वेंसी पे किसकी वैल्यू ज्यादा होती है, किसकी वैल्यू कम होती है, वो हम डायग्राम के जरिए से इसको देखते हैं। अच्छा, तो इसके अंदर उसने पहला पॉइंट है जी व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स इज वेरी स्मॉल, तो ये आपने हेडिंग इधर लिख देनी है लो फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी। अब लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर कौन सी चीज ज्यादा काम करेगी, कौन सी चीज डोमिनेट होगी, तो क्योंकि हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी कम हो या ज्यादा हो, रजिस्टर के अक्रॉस वैल्यू चेंज नहीं होती, वो दोनों इन फेज ही रहते हैं। सिर्फ इन दोनों का मसला है कि इनमें से एक वैल्यू चेंज कम होगी, एक वैल्यू ज्यादा होगी। तो लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर कौन कैपेसिटर चार्ज करेगा एनर्जी को, या इंडक्टर अपने एनर्जी को स्टोर करेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स इज वेरी स्मॉल, XC इज इक्वल टू 1/ωc इज मच ग्रेटर देन द XL इज इक्वल टू ωL। क्या मतलब हुआ इसका जी, इसको अगर हम यहाँ पर राइट करें, XC इज इक्वल टू 1/2πfc। अब ये फार्मूला हमने पहले पढ़ा हुआ है और ये फार्मूले के अंदर हमने देखा है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कैपेसिटिव रिएक्टेंस के। अगर हम फ्रीक्वेंसी कम रखते हैं तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज्यादा हो जाती है, और अगर हम फ्रीक्वेंसी ज्यादा करते हैं तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम हो जाएगी। तो अब इस केस में हमने फ्रीक्वेंसी कम रखी हुई है, तो इसका मतलब है कि XC की वैल्यू ज्यादा होगी और XL जो है वो बराबर होता है ओमेगा L के, और हम इसको लिखते हैं 2πfL। ठीक है जी। तो अगर हम F को इसके अंदर पुट करें लो, इसका मतलब है कि F की वैल्यू कम होगी तो इधर से XL की वैल्यू भी कम हो जाएगी, और अगर F की वैल्यू कम होगी तो XC की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ, आपने जो बात याद रखनी है वो ये कि लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी कि XC की वैल्यू ज्यादा होती है, और XL यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस की फ्रीक्वेंसी जो वैल्यू होती है वो कम हो जाती है। तो जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी वो डोमिनेट करेगा और जिसकी वैल्यू कम होगी वो लैग करेगा।
तो इसका मतलब है कि लो फ्रिक्वेंसी के ऊपर कैपेसिटिव रिएक्टेंस डोमिनेट करता है, और जो चीज डोमिनेट करेगी सर्किट हमारा वैसा बिहेव करेगा। अब क्योंकि हमारे पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कैपेसिटेंस जो है वो ज्यादा होगी। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका सर्किट बन गया ये आर और सी सर्किट कहलाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं ये आर सी सर्किट के तरह काम करेगा, आर सी सर्किट। ठीक है जी, तो अगर तो आपके पास लो फ्रिक्वेंसी है तो लो फ्रिक्वेंसी में रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस वर्क कर रहे होंगे। इंडक्टेंस उस वक्त अपनी जो एनर्जी है वो, यानी कि यूँ समझ लो कि इसके अंदर एनर्जी, इंडक्टर का जो काम है वो बिल्कुल कम हो गया, तो उस वक्त कैपेसिटर और रेजिस्टेंस काम कर रहे होंगे। सेम इसी तरीके से जब अगर आप फ्रीक्वेंसी को हाई कर देते हैं, व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज हाई, XL, अब हमें पता है कि ये F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है XL के, तो जब F को बढ़ाएंगे तो XL की वैल्यू बढ़ जाएगी, और F को बढ़ाएंगे तो XC की वैल्यू कम हो जाएगी। तो सेम इसी तरीके से F की वैल्यू बढ़ाने से इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ गई, और F की वैल्यू बढ़ाने से कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम हो जाएगी। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस इस वक्त डोमिनेट करेगी और कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो लैग करेगी। इसका मतलब ये हुआ इस वक्त जो आपका सर्किट होगा वो RL सर्किट बन जाएगा। तो हमने ये देख लिया कि लो फ्रिक्वेंसी के ऊपर ये RC काम करता है और हाई फ्रिक्वेंसी के ऊपर RL काम करता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक मर्तबा कैपेसिटर की वैल्यू ज्यादा होगी, एक मर्तबा इंडक्टर की वैल्यू ज्यादा होगी। तो कैपेसिटर और इंडक्टर एक मर्तबा एनर्जी को यूज करेंगे, एक मर्तबा एनर्जी को रिलीज करेंगे, एक मर्तबा स्टोर करेंगे, एक मर्तबा रिलीज कर देंगे। तो अब एक इसमें ऐसा पॉइंट आएगा जिस वक्त दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी, तो उस वक्त ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर देंगे। ये आपको डायग्राम के अंदर नजर भी आ रहा है, ये देखें, जितनी कैपेसिटिव रिएक्टेंस है नीचे की तरफ उतनी इंडक्टिव रिएक्टेंस है ऊपर की तरफ। तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, यानी कि इन दोनों का जो इफेक्ट है वो एक दूसरे को नलिफाई कर देगा। तो इसका मतलब है कि जब ये दोनों एक दूसरे को इफेक्ट को नलिफाई करेंगे तो इस वक्त सर्किट के अंदर सिर्फ रेजिस्टेंस काम कर रही होगी। तो उस वक्त जब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे होंगे तो इसका मतलब है कि सर्किट सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टिव हो जाएगा। रेजिस्टिव सर्किट के अंदर ये दोनों करंट और वोल्टेज इन फेज होते हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपके पास ये वाली लाइन आपके सामने आएगी। और हमें पता है कि जो रेजिस्टेंस है उसकी जो ये जो हमारा रेजिस्टिव सर्किट है इसकी रेजिस्टेंस सिर्फ R होती है, तो उसको हम यहाँ से R से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि ये इंपेडेंस आ जाएगी इसकी। सो अब यहाँ दोबारा से इसको एक मतलब देख लेते हैं। व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स इज वेरी स्मॉल, XC इज मच ग्रेटर देन द XL, सो द कैपेसिटेंस डोमिनेट एट लो फ्रीक्वेंसी एंड सर्किट बिहेव लाइक RC। तो लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर XC ज्यादा होता है, कैपेसिटेंस डोमिनेट करती है, और सर्किट क्या कहलाता है, RC कहलाता है। सेम इसी तरीके से हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर इंडक्टेंस जो है वो ज्यादा हो जाएगी और सर्किट जो है वो RL सर्किट कहलाएगा। इन बिटवीन लो एंड हाई फ्रीक्वेंसी FR देयर विल बी फ्रीक्वेंसी एट विच XL एंड XC इज इक्वल टू, दिस कंडीशन इज कॉल्ड रेजोनेंस। इस कंडीशन को हम नाम देते हैं रेजोनेंस। ऐसी कंडीशन जिसके अंदर हमने इंडक्टर और कैपेसिटर सर्किट में तो लगाए हुए हैं लेकिन उनका इफेक्ट सर्किट के अंदर जीरो है, इसको हम नाम देते हैं रेजोनेंस पॉइंट, या इस कंडीशन को हम नाम देते हैं रेजोनेंस कंडीशन का। ठीक है जी, यानी कि सर्किट के अंदर ये लगे तो हुए हैं लेकिन इफेक्ट इस तरह का हो गया कि दोनों के इफेक्ट को कैंसिल आउट किया जा रहा है और उस वक्त सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस काम कर रही है, तो इस कंडीशन को हम नाम देते हैं रेजोनेंस कंडीशन। और इसका मैथमेटिकल इक्वेशन क्या है जी, XL इज इक्वल टू XC, यानी कि XL और XC दोनों बराबर हो जाएंगे, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस दोनों बराबर हो जाएंगे। नेक्स्ट है जी आपके पास इसका मैथमेटिकल फार्मूला हमने ड्राइव करना है कि किस फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये दोनों एक दूसरे के साथ जो है वो बराबर होते हैं। इसको हमने मैथमेटिकली कैलकुलेट भी करना है न्यूमेरिकल्स के अंदर। Thus at the resonance the inductive reactance being equal and opposite to the capacitive reactance cancel each other. The value of resonance frequency FR can be find out by the putting the value. अब हमने अभी ये प्रीवियसली अभी डिस्कस की है बात कि रेजोनेंस पॉइंट वो होता है कि जब दोनों की वैल्यू सेम हो जाती है, दोनों की वैल्यू सेम होगी तो उसको हम बराबर यहाँ पर राइट कर सकते हैं। XL इज इक्वल टू XC,
तो एक्स एल हमें पता है कि ओमेगा आर इंटू एल के बराबर होता है और एक्स सी बराबर होता है ओमेगा आर इंटू सी। अभी अभी ये हमने प्रीवियसली ये फार्मूला ड्राइव किया हुआ है इसके अंदर, ये देखें ये लिखा भी हुआ है, ये दोनों फार्मूले हमने यहाँ पे राइट किए हैं। तो अगर हम ये ओमेगा को इधर डिवाइड और इधर अगर मल्टीप्लाई कराएं तो ये इसका स्केयर हो जाएगा और एल इधर मल्टीप्लाई इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपके पास बन जाएगा ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू 1/LC। तो यहाँ पे स्केयर है तो स्केयर को खत्म करने के लिए स्केयर रूट लेंगे, तो दोनों तरफ स्केयर रूट आ गया तो ये बन गया 1/2। तो स्केयर रूट लिख सकते हैं या 1/2 लिख लें की बात है। तो ओमेगा हमें पता होता है कि बराबर होता है 2πf के, तो हमने लिख दिया 2πf। तो ये r क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि ये रेजोनेंस है तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है r, इधर भी r इधर भी r। तो 2π मल्टीप्लाई इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो हम लिखेंगे 1/2π इंटू LC की पावर 1/2, यानी कि ये लिखा जाएगा 1/2π, ये लिखा जाएगा √LC, इस तरह लिखा जाएगा जी, ठीक है जी। तो ये आपके पास फार्मूला बन जाएगा। ये L जो है वो इंडक्टेंस है जो हमने इंडक्टर यूज़ किया है, C जो है वो कैपेसिटेंस है जो हमने कैपेसिटर यूज़ किया है। और अगर हम इन दोनों की वैल्यू को मालूम कर लेते हैं तो हमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हमने इस डायग्राम के ज़रिए से समझनी है और जो हमने इससे पहले पढ़ लिया हुआ है उसको देख के हमने पॉइंट आउट करनी है। तो देखते हैं जिसके प्रॉपर्टीज ऑफ सीरीज रेजोनेंस सर्किट। ये डायग्राम आपको नजर आ रही है, वाई एक्सिस पे आपके पास करंट है और एक्स एक्सिस पे आपके पास फ्रीक्वेंसी है। अच्छा, यहाँ पे एक बार डिस्कस करने वाली रहेगी, वो ये देखें कि जब आपके पास सर्किट के अंदर ये तीन कंपोनेंट लगे होंगे उस वक्त रेजिस्टेंस भी होगी, इंडक्टेंस भी होगी, इंडक्टर भी होगा, कैपेसिटर भी होगा। तो तीनों की रेजिस्टेंस अगर हम ज्वाइन करें तो टोटल रेजिस्टेंस सर्किट की ज्यादा हो जाएगी। जब रेजिस्टेंस ज्यादा होती है तो उस वक्त करंट कम हो जाता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। अगर हम इसको रेजोनेंस पे काम करवाएं तो रेजोनेंस पे हमें पता है कि ये दोनों क्या कर रही हैं, एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रही हैं। तो ये दोनों जब एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे तो सर्किट में सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस रह जाएगी, आर रह जाएगी। तो जब सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस सिर्फ अकेली काम करेगी तो उस वक्त टोटल रेजिस्टेंस सर्किट की कम होगी, और जब टोटल रेजिस्टेंस सर्किट की कम होगी उसका मतलब यह है कि करंट यहाँ पर मैक्सिमम फ्लो करेगा इसके अंदर, ठीक है जी। तो यहाँ पे एक बात आपने नोट डाउन कर लेनी है कि सर्किट के अंदर जब आप रेजोनेंस पे काम करवा रहे हैं ऐसे, तो रेजोनेंस के अंदर ये दो कंपोनेंट रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस, ये दोनों अपने इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रहे होंगे। सिर्फ आपके पास आर होगी जिसकी वजह से सर्किट के अंदर मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा। तो ये हमने यहाँ पे देखना है कि मैक्सिमम करंट किस पॉइंट के ऊपर फ्लो करता है। तो ये देखें आप, तो डायग्राम पहले इसको देख लेते हैं। द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। हमें पता है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इस फार्मूले के जरिए से कैलकुलेट की जाती है। द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट इज मिनिमम एट दीज फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू आर। अब इस पॉइंट, ये पॉइंट जो है ये रेजोनेंस पॉइंट है। इस पॉइंट के ऊपर देखें सर्किट के अंदर एक ही जो कंपोनेंट है वो काम कर रहा होगा, वो होगा रेजिस्टेंस, और आर जो होगा वो जब सर्किट के अंदर लगा होगा उस वक्त सर्किट के अंदर मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा होगा जो कि इस पीक को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है कि इनिशियली वैल्यू जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज करते 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 मैक्सिमम पॉइंट पे चली गई। इस पॉइंट के ऊपर रेजिस्टेंस काम करेगी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्शन एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे। फिर उसी के बाद ये वैल्यू कम होती 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 जीरो पे चली जाएगी। द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट रेजोनेंस इज रेजिस्टिव। अब ये दोबारा से मैं ये पॉइंट पढ़ देता हूँ। द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट इज मिनिमम। तो आर रेजोनेंस पॉइंट के ऊपर यानी कि रेजोनेंस कंडीशन के ऊपर इम्पीडेंस मिनिमम होती है। इम्पीडेंस क्या है जी? रेजिस्टेंस मिनिमम होती है। वो रेजिस्टेंस कौन सी होती है? वो आर होती है। इज मिनिमम एट दिस फ्रीक्वेंसी एंड इज इक्वल टू आर। तो इसको हमने क्या नाम दिया? आर का नाम दिया। द इम्पीडेंस ऑफ सर्किट इज एट रेजोनेंस इज रेजिस्टिव। तो वो कौन सी होगी? सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टिव होगी। अब रेजिस्टेंस जो है वो एक ही काम कर रही है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस काम नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है कि सर्किट के अंदर मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा। सो द करंट एंड द वोल्टेज आर इन फेज। और हमें ये बात भी पड़ी हुई है कि सर्किट के अंदर अगर रेजिस्टेंस लगी हुई है तो दोनों कंपोनेंट इन फेज होते हैं, और इन फेज के लिए पावर फैक्टर जो होता है वो हमेशा 1 होता है। मैं इधर लिख देता हूँ
हमें पता है कि पावर क्या होती है जी, P इज इक्वल टू वी आई इंटू कॉज ऑफ थीटा। ये हमने बात पहले पढ़ी हुई है। कब पढ़ी हुई है? इससे प्रीवियस टॉपिक के अंदर। तो थीटा जब हम इसके अंदर पुट करेंगे 0 डिग्री, क्योंकि दोनों इन फेज हैं तो दोनों पैरेलल हैं, तो 0 डिग्री cos 0 पे आपके पास आंसर आता है 1। तो ये आपके पास टोटल आंसर आ जाएगा P इज इक्वल टू वी आई। तो उस केस में अब देखें, ये जो cos थीटा है इसको बोलते हैं पावर फैक्टर, और पावर फैक्टर के वैल्यू मैक्सिमम तब आती है जब आप थीटा 0 पुट करते हैं। ठीक है जी। तो इस केस में दोनों पैरेलल है, यानी दोनों की डायरेक्शन सेम है। दोनों की डायरेक्शन सेम होने की वजह से हम कह सकते हैं कि इस केस में पावर फैक्टर कितना है जी, 1 है। इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ अ सोर्स वोल्टेज इज कांस्टेंट वी नॉट द करंट इज मैक्सिमम। हमें पता है कि रेजोनेंस के ऊपर करंट क्या होता है, मैक्सिमम होता है, और इसको हम नाम देते हैं आई इज इक्वल टू, अगर हम इसको राइट करें V इज इक्वल टू आई आर, तो V इज इक्वल टू आई आर, और करंट की अगर हमने वैल्यू निकालनी है तो I इज इक्वल टू V ओवर R आ जाएगा, और वोल्टेज उस केस में मैक्सिमम होगा तो हम लिख देंगे V नॉट। तो ये 4 पॉइंट आपने इसके अंदर देखने हैं। और पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है, यानी कि जो हमने यहाँ पे पढ़ा है सीरीज कॉम्बिनेशन, यहाँ पे हमने सीरीज रेजोनेंस पढ़ा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन बिल्कुल इसी तरह का ही है, उसमें भी यही सारा काम होगा, सिर्फ और सिर्फ इसकी प्रॉपर्टीज थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी। प्रॉपर्टीज में क्या फ़र्क आएगा, इधर देखें, इम्पिडेंस यहाँ पर मिनिमम है, उस केस में इम्पिडेंस मैक्सिमम होगी। ठीक है। इस केस में आपके पास जो करंट है वो मैक्सिमम आ रहा है, उस केस में करंट जो होगा वो मिनिमम हो जाएगा। तो ये आपका जी आज का टॉपिक था, और ये हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर है। इसके बाद हम इंशाल्लाह लास्ट लेक्चर में 2 पॉइंट पढ़ेंगे, एक एसी सप्लाई वाला और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाला, और इस चैप्टर के रिमेनिंग जो न्यूमेरिकल्स हैं वो डिस्कस करेंगे। और इसके बाद अगर कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो, कोई चीज़ रह गई हो, वो आपने मुझे बताना है, और बुक पढ़ते रहना है। इंशाल्लाह हम इसी तरह अपने सिलेबस को कंटिन्यू करते जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। जुम्मा मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।